हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा सेशन अर्थशास्त्र चल रहा था बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत। बीए थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र में दोस्तों हमारा पहला ही चैप्टर, पहली इकाई का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, तो आर्थिक विकास की दोस्तों लास्ट क्लास में हमने आर्थिक विकास का अर्थ समझा, उसके बाद उसकी विशेषताओं को देखा और फिर उसके बाद हमने उसके महत्व को देखा, और साथ ही साथ में हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि विशेषताओं में और महत्व में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने जो लास्ट में कुछ बच गया था, छूट गया था, वो था आर्थिक विकास के दोष, कि आर्थिक विकास में विशेषताओं के साथ ही साथ में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं दोस्तों उसमें। तो उस दोष पर ही 5 से 6 पॉइंट कुछ मैं निकाल कर लाया हूं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोष के बाद में फिर हम देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में क्या किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, कौन से विशेष डिफरेंस दोनों के बीच में है। इसके मदद से दोनों का डिफरेंशियल अर्थात की तुलनात्मक अध्ययन करने से आपका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। उससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हमारे सेशन में। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रथम प्रश्न बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम है। ये पहला प्रश्न पत्र है जिसमें विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र के नाम से ये टॉपिक है दोस्तों पूरा। इस टॉपिक के अंतर्गत ही हम 5 इकाइयों के अंतर्गत पूरे अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि पर्यावरण से संबंधित भी होगा। ठीक है, ओके। तो टाइम को ना गवाते हुए सीधे हमारे टॉपिक पर मूव करते हैं दोस्तों। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इस इकोनॉमिक्स का दोस्तों पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है, और उससे भी पहले हम जो है इसका सिलेबस है, सिलेबस पर हम डिस्कस पहले कर चुके थे। ठीक है, सिलेबस पर डिस्कस करने के बाद में भी एक लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें हमने आर्थिक विकास की अवधारणा को समझा, उसकी विशेषता और महत्व को डिटेल में समझने का प्रयास किया है। उसके बाद ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है दोस्तों। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लें। वो देख लेंगे दोस्तों तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अन्यथा क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है पिछली क्लास का छूटा हुआ लेक्चर है, जो मैं आज कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, तो दोष के बारे में बात कर रहे थे। आर्थिक विकास के दोष किससे संबंधित, कि आर्थिक विकास तो दोस्तों हमने अभी तक सिर्फ उसकी विशेषताओं को देखा था, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव नजरिया रख करके हमने उसका अध्ययन किया था कि किस प्रकार से आर्थिक विकास हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, और किसी भी देश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए आर्थिक विकास क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया था। लेकिन इसके बाद में अब बात ये आती है कि क्या इस आर्थिक विकास की अवधारणा के कोई दोष भी हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसके दोष भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के 2 पहलू होते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से हर एक वस्तु के, हर एक स्टडी मटेरियल के, या कहीं की कोई पॉइंट का, कोई मुद्दा हो, कुछ भी होगा दोस्तों, हर एक के 2 पहलू हमेशा होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पॉजिटिव बात कर चुके हैं, पॉजिटिव नजरिए से हम उसको आर्थिक विकास को देख चुके हैं। अब जो बात करेंगे हम उसकी नकारात्मक बात करेंगे, जो कि हम 5 पॉइंटों के माध्यम से इसकी पूरी नेगेटिविटी को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से ये नेगेटिव धारणा भी धारण कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला पॉइंट है धन का असमान वितरण। अगर किसी देश में आर्थिक विकास होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो किस प्रकार से वहां पर धन का असमान वितरण हो सकता है, तो इस पर भी एक नजर डालना आवश्यक है। क्या होता है दोस्तों कि जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो उस देश में नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, और जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग स्टार्ट होते हैं, है ना। उद्योग जो है स्टेब्लिश होना शुरू करते हैं। एक सेकंड, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों तो नई नई मशीनें आती हैं। मशीनों के माध्यम से हमारा उत्पादन बढ़ता है, बड़े बड़े उद्योग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
जब बड़े बड़े उद्योग डलना स्टार्ट होते हैं दोस्तों, तो वहां पर एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है, और वो वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग का। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग दोस्तों, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग कुल जनसंख्या के कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं, है ना। और लगभग देश की सारी अर्थव्यवस्था, लगभग सभी पूरी 100% अर्थव्यवस्था जो है उनके हाथों में आ जाती है। तो इस प्रकार से जब वो जो पूरी जो पूंजी है दोस्तों, पूंजी उस पूंजीपति वर्ग के हाथों में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि देश का लगभग पूरा जो औद्योगिक वर्ग है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो लगभग सभी जो उस एक विशेष वर्ग के हाथों में चला जाता है। और उस एक वर्ग के विशेष हाथों में जाने के कारण ही पूंजी का भी जो पूंजी होती है दोस्तों, पूंजी भी उस पूंजीपति वर्ग के हाथों में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज की कुल जनसंख्या में से कुछ मुट्ठी भर धनी वर्ग जो है, धनी वर्ग के पास में अधिक पूंजी चली जाती है, और जो कुछ लोग होते हैं, जो सामान्य जनता होती है, उनके पास में तो जीवन यापन की भी मुश्किल हो जाती है। उनके पास इतना भी धन नहीं होता है कि वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूंजी का असमान वितरण भी हो सकता है अगर किसी देश में आर्थिक विकास की धारणा आती है, आर्थिक विकास आता है तो। ठीक है, तो अगर आपको आर्थिक विकास लाना है दोस्तों, तो आर्थिक विकास के साथ में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आर्थिक विकास के साथ साथ में पूंजी का असमान वितरण कम से कम हो। वैसे होगा, ये तो कंफर्म है कि पूंजी का असमान वितरण अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए कि पूरी जनता, जो भी देश में जितने भी वर्ग है, जितनी भी जनता है दोस्तों, तो अब उसमें कुछ श्रमिक वर्ग भी होगा। ठीक है, कुछ पूंजीपति वर्ग होंगे। तो जो उद्योग धंधे जो इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ श्रमिक वर्ग तो करेगा नहीं, वो पूंजीपति वर्ग करेगा। अब जब दोस्तों पूंजीपति वर्ग उद्योग धंधों का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, तो वो अधिक आय की भी इच्छा रखेगा। ठीक है, तो अधिक आय की इच्छा से जो है प्रभावित होकर ही वो नए नए उद्योग धंधे लेकर आएगा। ठीक है, तो इस कारण से वो ज्यादा इनकम कमाएगा, और जब ज्यादा उसकी आय होगी, जब पूंजीपति वर्ग की ज्यादा आय होगी, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही जो है ये जो बैलेंस बना हुआ था समान वितरण का, पूंजी समान वितरण का, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के साथ में ही पूंजी का असमान वितरण की समस्या भी देश में आ सकती है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी व श्रम में संघर्ष। देखिए दोस्तों, जब नई टेक्नोलॉजी आती है किसी देश में, नई टेक्नोलॉजी आने के साथ ही क्या होता है कि नए नए उद्योग धंधे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, तो क्या होता है, उनको एक विशेष श्रमिक वर्ग की भी आवश्यकता होती है। श्रमिक वहां पर जो है कार्य करना शुरू करते हैं, और जब उत्पादन की ज्यादा भरमार होती है दोस्तों, जब डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है, तो उस समय उद्योगपति जो होते हैं वो अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन कम श्रम पे अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो उद्योगपति होते हैं, वो उद्योगपति श्रमिकों को कम वेतन देकर अधिक कार्य करवाने की इच्छा रखते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों वो क्या करते हैं, श्रमिकों का शोषण करना शुरू करते हैं। और जब उनका शोषण करना शुरू करते हैं, तो जो श्रमिक वर्ग होता है वो भी अपनी यूनियन के माध्यम से, यूनियन बना करके, और यूनियन के माध्यम से वो हड़ताल या तालाबंदी की प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हड़ताल और तालाबंदी की समस्या सामने देखने को मिलती है, और इसी को हम बोल सकते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति के मध्य में संघर्ष शुरू हो जाता है दोस्तों। तो पूंजी अर्थात पूंजीपति वर्ग और श्रम अर्थात श्रमिक वर्ग दोनों के मध्य में संघर्ष शुरू भी हो सकता है। तो इस संघर्ष पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कम से कम ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। ओके, नेक्स्ट है एकाधिकार भावना को प्रोत्साहन। अब ये क्या होता है दोस्तों, एकाधिकार भावना। देखिए, जब किसी देश में आर्थिक विकास आता है, जब देश सभी क्षेत्रों में हर प्रकार से विकास करना शुरू करता है, तो उसमें उद्योग धंधों के साथ ही साथ में दोस्तों जो नया वर्ग पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आ रहा है, इस प्रकार का कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, उस प्रकार के कई सारे व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो जब कुछ व्यक्ति जब उद्योगों को लेकर आएंगे, उद्योगों का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, अपनी पूंजी लगाकर नए नए उद्योग खड़े करेंगे दोस्तों, तो उस समय क्या होता है कि उनके उद्योग के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग हैं दोस्तों, वो ठप पड़ जाते हैं, वो ठप हो जाते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े उद्योग किसी
क्षेत्र में आते हैं या किसी देश में आते हैं तो उस देश या उस क्षेत्र के जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं दोस्तों, उनका जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कम कॉस्ट पर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उच्च गुणवत्ता के साथ होता है। तो इस कारण से जो छोटे लघु कुटीर उद्योग होते हैं वो धीरे धीरे टफ होना शुरू हो जाते हैं, वो लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से दोस्तों क्या होता है कि जो पूंजीपतियों के माध्यम से जो उद्योग लगाए गए थे वो सब एक समय आने के बाद जब पूरी तरह डेवलप वो हो जाते हैं, तो पूरी तरह डेवलप होने के बाद में वो सभी उद्योगपति एक साथ मिल जाते हैं और इस तरह से एक साथ मिलकर के वो हमारे बाजार को प्रभावित करते हैं, बाजार की मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स, जब मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और वस्तु का निर्माण तो पूंजीपति लोग ही कर रहे हैं, उद्योगपति ही कर रहे हैं ना, तो उद्योगपति पूंजी उसका वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। अगर उसकी सप्लाई मार्केट को बराबर टाइम पे नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसकी मांग बढ़ेगी, मांग के साथ में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से वो हमारी बाजार मूल्य को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं, बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको कह सकते हैं कि एकाधिकार की भावना को भी प्रोत्साहन आर्थिक विकास की प्रोसेस से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योगों का पतन। लघु और कुटीर उद्योगों का पतन में अभी बता चुका हूं कि जब किसी क्षेत्र या किसी देश में बड़े बड़े उद्योगों का विकास होता है, बड़े बड़े उद्योगों का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उस कारण से जो उस क्षेत्र या उस देश के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं दोस्तों, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनका पतन होना शुरू हो जाता है। कारण उसका ये होता है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन बड़े बड़े उद्योगों में होता है, वहां बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आई हुई मशीनों के द्वारा होता है और इस कारण से उस वस्तु की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और कम कॉस्ट पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होती है उत्पादन की, है ना। इस कारण से बड़े उद्योगों में जो वस्तु बनाई जाती है उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। वहीं इसके विपरीत अगर देखें हम लघु और कुटीर उद्योगों में दोस्तों, तो उसकी गुणवत्ता कुछ थोड़ी कम होती है और साथ में उसकी रेट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, कुटीर उद्योगों की जो वस्तु होती है वो टिकाऊ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योगों का भी पतन होना शुरू हो सकता है अगर आर्थिक विकास की भावना या आर्थिक विकास की प्रोसेस किसी भी देश में आती है। तो इसके लिए जब आर्थिक विकास को लाया जाए किसी देश में, तो इस पॉइंट पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास के साथ में हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो समाप्त होने लग जाए। समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का बहुत ज्यादा विकास होता है। कारण क्या है कि कुटीर उद्योग जो होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे उद्योग, उसमें किसी पूंजीपति वर्ग का हाथ ना हो करके, बल्कि ये श्रमिक वर्गों के माध्यम से चलाए जाने वाले, ये एक सेल्फ रूप से, मतलब स्वयं के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों रोजगार की समस्या कम उत्पन्न होती है और वो स्वयं तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ में कुछ और लोगों को भी, छोटे छोटे लोगों को भी रोजगार, असंगठित तरीके से रोजगार भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा पॉइंट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट है उद्योगों का केंद्रीकरण। तो उद्योगों का केंद्रीकरण और एकाधिकार की भावना दोस्तों, ये दोनों लगभग समान ही है कि जिस प्रकार से जब उद्योगपति नए नए उद्योगों का जो है स्थापना करने के बाद में, इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में, उनके पास एकाधिकार आ जाता है वस्तुओं को लेकर, ठीक है। उसी प्रकार से उद्योगों का केंद्रीकरण भी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े उद्योग आते हैं दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, जब नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जब बड़े बड़े उद्योगों का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो जो बड़े उद्योग होते हैं, वो बड़े उद्योग कौन डाल पाएगा? भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो बड़े उद्योग डाल पाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़े उद्योगों का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? उद्योगपति करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज का एक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, उसके पास ही उद्योगों के सारे राइट चले जाते हैं। इस प्रकार से उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है पूंजीपति वर्ग के हाथ में, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे हमारे आर्थिक विकास की आलोचना को लेकर, आर्थिक विकास की कमियों को लेकर के, आर्थिक विकास के दोष को लेकर के, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए कि आर्थिक विकास की आलोचना कीजिए, तो यही 5 पॉइंट आप उठाकर रख देंगे वहां पर, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए कि आर्थिक विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, या फिर आर्थिक विकास की कमियों को बताइए, किस प्रकार की कमियां हमें आजकल देखने को मिल रही है,
ठीक है, आर्थिक विकास के द्वारा, और साथ में आर्थिक विकास के दोष का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के दोस्तों इसी दोष को 3 प्रकार से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे कि चाहे वो कमी बोले, चाहे वो आलोचना बोले या फिर वो दोष बोले, आपको याद रखना है कि यही 5 पॉइंट उठाकर वहां रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा आर्थिक विकास का कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि या फिर आर्थिक वृद्धि की। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि आर्थिक विकास एक वृहद अवधारणा होती है, वहीं अगर हम आर्थिक समृद्धि को देखें या आर्थिक वृद्धि को देखें तो आर्थिक वृद्धि एक छोटी अवधारणा होती है दोस्तों, सूक्ष्म अवधारणा होती है, जहां हम आर्थिक विकास के अंदर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण की बात करते हैं दोस्तों। वहीं आर्थिक वृद्धि में सिर्फ ओनली राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मात्र की बात की जाती है। ठीक है, अगर आप भौतिक रूप से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वही मात्र आपका आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ भी लेते हैं हम। देखिए कि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से, किसमें? अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने से है दोस्तों। और इस वृद्धि में कुल राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में लिखा गया है, कहा गया है कि अगर आप किसी देश में आर्थिक समृद्धि लाना चाहते हैं तो उसकी शर्त यह है कि आर्थिक समृद्धि लाने के लिए किसी भी देश का उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ में उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए, और साथ ही साथ में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर तीनों चारों पॉइंटों को भी अगर हम मिक्स भी कर दें तब भी यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकलता है, और वो ये निकलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूंजी की बात की गई है। ठीक है, कि हर प्रकार से पूंजी ही लेकर आना है। तो जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ पूंजी की बात करते हैं, जब हम समाज की बात नहीं करते हैं, जब हम जीवन स्तर की बात नहीं करते हैं, जब हम पर्यावरण की बात नहीं करते दोस्तों, कि पूंजी को छोड़कर अन्य पहलुओं को नहीं देखते हैं, तो वही आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि होती है। और जैसे ही हम आर्थिक वृद्धि में या आर्थिक समृद्धि में पर्यावरण के कुछ पहलू पर्यावरण को हम साथ में जोड़ देते हैं, विकास के तौर पर अगर देखें तो आर्थिक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ में अगर हम पर्यावरण के मुद्दों को भी साथ में लेके आ जाए, लोगों का जीवन स्तर की व्यवस्था को लेकर आ जाए, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था को साथ में लेकर आ जाए, दोस्तों वो आर्थिक विकास बन जाएगा, ना कि आर्थिक वृद्धि रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आर्थिक समृद्धि का अर्थ। ठीक, सामान्य रूप से आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि का ही एक पर्यायवाची माना जाता है। किसको? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जा सकता है। अब जरा एक बात सोचिए, क्या आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के बिना हो सकता है क्या? सोचिए जरा। अगर मान लीजिए आर्थिक समृद्धि मतलब पैसा, पूंजी, ठीक है, पूंजी का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, जीडीपी में है ना विकास, ठीक है, राष्ट्रीय आय में विकास। अब मान लीजिए अगर आपका आर्थिक विकास देश का नहीं हो रहा, आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है, तो दोस्तों क्या आर्थिक विकास संभव है? बिना पैसे के किसी भी देश में आर्थिक विकास की धारणा आ ही नहीं सकती है। ठीक है, वहीं साथ में अगर हम देखें, क्या आर्थिक विकास के बिना आर्थिक समृद्धि आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, आ सकती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है, एक सूक्ष्म अवधारणा है ना। वहीं आर्थिक विकास एक बृहद अवधारणा होती है। क्लियर हो चुका है ये? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब हम मूव करेंगे दोस्तों, हमारा नया जो इसका यही चैप्टर यही है, टॉपिक भी यही है, सब कुछ ये है दोस्तों। इसमें बस हम एक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या समानता है और क्या असमानता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें मैंने 3 कॉलम दिए हैं। पहले कॉलम में मैंने रखा है कि किस आधार पर हम इसकी चर्चा करने वाले, पहले कॉलम में किस आधार पे हम बात करेंगे, दूसरे कॉलम में आर्थिक विकास और तीसरे में आर्थिक समृद्धि। ठीक है, तो हमारे जो ये तीनों, ये जो इस साइड का आधार दिए हुए हैं दोस्तों, कि किस आधार पर हमने अंतर इसका निकाला है, उस आधार पे हम बात करेंगे। इसके तहत पहला है अर्थ। जब हम अर्थ की बात करते हैं दोस्तों, देखिए आर्थिक विकास जो है एक नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के आधार पर होने वाला विकास है।
आर्थिक विकास नई तकनीकी के आधार पर, कहने का मतलब है कि जो आर्थिक विकास होता है दोस्तों वो नई टेक्नोलॉजी के आने से विकसित होता है। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी आने की वजह से ही नए नए उद्योग धंधे पनपते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए नए उद्योग इस्टेब्लिश होते हैं, उसके माध्यम से आर्थिक विकास आता है। ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम देखें आर्थिक समृद्धि की, दोस्तों आर्थिक समृद्धि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं आती है, बल्कि वो परंपरागत रूप से जो उनके उत्पादन की जो योजना चलती है दोस्तों, जो उनकी नियमित विकास की जो धारणा है उसके माध्यम से उनका जो है विकास होता है, संचालित होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से है ना, और आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं ये लोग, ये सिर्फ परंपरागत रूट की बात करते हैं कि परंपरागत रूट से, परंपरागत तौर तरीकों से जिस प्रकार से पहले उत्पादन किया जा रहा था उसी रूप से उत्पादन किया जाए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं संचालन कि संचालन के आधार पे अगर हम इसकी तुलना करें तो क्या देखने को मिलता है कि आर्थिक विकास जो आता है दोस्तों ये बाहरी तत्वों से प्रेरित होकर आता है, बाहरी तत्वों से प्रेरित होता है। आर्थिक विकास बाहरी तत्वों से प्रेरित कैसे हो सकता है कि जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से विकास हुआ है देश में, जरूरी नहीं है कि वो स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश से भी हो सकती है। और मान लीजिए अगर वो उस देश की टेक्नोलॉजी भी है तो टेक्नोलॉजी जो तकनीकी आई है उस तकनीकी के पुशअप करने की वजह से ही ये विकास अचानक से हुआ है। और एक ये योजनागत विकास होता है, अयोजनागत नहीं होता है। एक पहले योजना बना ली जाती है कि कितना विकास करना है, ठीक है, कितना विकास करना है, उस विकास की जो एक लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के आधार पर ही ये टेक्नोलॉजी को लागू किया जाता है ना। और इसी प्रकार से आर्थिक विकास की धारणा आगे बढ़ पाती है। तो संचालन की बात जब हम करेंगे तो इसमें से एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आर्थिक विकास जो है बाहरी तत्वों से प्रेरित होता है या बाहरी शक्तियों से संचालित होता है। ठीक, लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत ऐसा नहीं है दोस्तों। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत जो आंतरिक तत्व होते हैं वही उसको प्रेरित करते हैं, अर्थात स्वस्फूर्तिजनक होती है, यानी कि उसके अंदर से ही, मतलब कहने का ये है कि आर्थिक वृद्धि कैसे होती है कि सिर्फ राष्ट्रीय आय में विकास की बात करता है, प्रति व्यक्ति में आय में विकास की बात करता है दोस्तों। तो जो देश के अंदर जो संसाधन है उसका ही विदोहन करके उसी को किसी प्रकार से परंपरागत रूप से यूटिलाइज करके और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ये विश्वास रखता है आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि जो है आंतरिक तत्वों से ही प्रेरित होती है। ठीक, नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों लक्ष्य कि इनका लक्ष्य क्या होता है। तो लक्ष्य सिंपल सा है कि जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं दोस्तों तो आर्थिक विकास के अंदर हम देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य होता है वो पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित होता है दोस्तों। इसको बाद में मतलब अचानक से ये एकदम डेवलप नहीं होता, एकदम घटित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आर्थिक वृद्धि या समृद्धि की जब बात करते हैं तो इसमें पूर्व निर्धारित ऐसा कोई लक्ष्य जैसी कोई धारणा नहीं होती है। ये सिर्फ परंपरागत रूप से जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, जितना हो जाता है ईयर के लास्ट में कैलकुलेट उसको किया जाता है, तब मालूम चलता है कि हमारा इतना विकास हुआ है। पूर्व निर्धारित कोई लक्ष्य नहीं होता है आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत। क्या ये भी क्लियर है दोस्तों? तो मात्र 3 पॉइंट हमारे और बचे हैं और इस 3 पॉइंटों के साथ ही हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। छोटा सा टॉपिक ही था और टॉपिक के तो क्या पिछली क्लास का जो बचा हुआ कुछ ये जो टॉपिक थे 3 मुद्दे थे ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रयुक्त शब्दों के आधार पर आर्थिक विकास को प्राय अल्प विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, वहीं आर्थिक वृद्धि को दोस्तों विकसित देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। जब आर्थिक विकास की हम अवधारणा को समझ रहे थे उस वक्त मैंने आप कुछ 2 लाइन बोली थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने पूरा फोकस के साथ सुना होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा। और वो मैंने ये बोला था कि आर्थिक विकास जैसे कि पूरा विश्व में जितने देश हैं सभी आर्थिक प्रगति लाना चाहते हैं। उस आर्थिक प्रगति की दौड़ में दोस्तों क्या होता है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं ना उनको पहले आर्थिक विकास लाना पड़ेगा अपने देश में, तब जाकर के वो डेवलप हो पाएंगे, है ना। तो इसी कारण से आर्थिक विकास के पीछे कौन पड़ा हुआ है? अल्प विकसित देश। ठीक है,
लेकिन वहीं पे ही आर्थिक विकास की जब बात करी तो अल्प विकसित देश आते हैं। वहीं आर्थिक जब समृद्धि की बात करेंगे या फिर आर्थिक वृद्धि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो देश है विकसित देश। ठीक है, तो एक डिफरेंस हमारा यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जब शब्द प्रयोग में हम आते हैं दोस्तों, तो आर्थिक विकास किसकी अवधारणा है? अल्प विकसित देशों की। वहीं आर्थिक वृद्धि विकसित देशों की अवधारणा होती है। तो ये दो कंपैरिजन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में दोस्तों सामाजिक न्याय। तो आर्थिक विकास में व्यक्ति की जो व्यक्ति का जीवन स्तर और सामाजिक न्याय की बात की भावना आती है ना, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के साथ साथ में व्यक्ति का जीवन स्तर में भी इम्प्रूव होना चाहिए और साथ साथ में समाज कल्याण में भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये बात स्पष्ट था उसमें देखी गई है आर्थिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत ऐसा जरूरी नहीं होता है। आर्थिक वृद्धि में उत्पादन और आय में ही सिर्फ वृद्धि से मतलब होता है, इसके अलावा सामाजिक न्याय से आर्थिक वृद्धि को कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? ओके। धारणा के अंतर्गत, धारणा के आधार पर अगर हम देखें, धारणा के आधार पर दोस्तों अगर देखें तो आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है, अच्छे से आप जानते हैं, है ना। वहीं आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत एक संकुचित अवधारणा है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत दोस्तों इसमें जो है ढांचागत परिवर्तन शामिल होता है ना, और इसमें नहीं। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था दोस्तों। इसके बाद में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, और नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों। अगर इसमें कमेंट करके मुझे बताइए क्या इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर आप कमेंट करते हैं दोस्तों, तो मैं बिल्कुल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा विकासशील देशों की विशेषताएं, कि विकासशील देश क्या होते हैं, उनकी विशेषताओं, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि वो किस लेवल पर है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, क्या स्थिति है अभी उन विकासशील देशों की, और विकासशील देश कहते किनको है। इसी के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विकासशील देशों को विकसित देशों में और विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में क्या डिफरेंस होता है ना। कौन होते हैं अल्प विकसित देश, कौन होते हैं विकासशील देश, और कौन होते हैं विकसित देश। ठीक है, किस प्रकार से एक अल्प विकसित देश विकासशील देश बनता है, किस प्रकार से एक विकासशील देश विकसित देश बनता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमको जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।